गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वड़क्कम। आप सबों का हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आई ऑलरेडी uploaded 120 videos about different types of competitive examination. Watch this video 2 or 3 times. You will be very beneficial about it. So let's start in Hindi. First question on your screen. लैंड पोर्ट मॉडल। लैंड पोर्ट यानी बंदरगाह के बारे में प्रश्न है कि इसके बारे में आपको विचार करना है कि लैंड पोर्ट मॉडल में सार्वजनिक रूप से शासित बंदरगाह प्राधिकरण एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है, जो बंदरगाह संचालन मुख्य रूप से कार्गो हैंडलिंग गतिविधियों का संचालन करता है। लैंड पोर्ट मॉडल में सार्वजनिक रूप से जो शासित बंदरगाहें हैं उनका प्राधिकरण एक नियामक निकाय के रूप में होता है, और जो बंदरगाह संचालन मुख्य रूप से कार्गो हैंडलिंग गतिविधियों का संचालन करता है। सेकंड ऑप्शन, बंदरगाह का स्वामित्व जो होता है वो बंदरगाह प्राधिकरण के पास ही होता है। तीसरा, भारत ने हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर शिप रिसाइकलिंग फॉर शिप रिसाइकलिंग को अपनाया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि उनके परिचालन जीवन चक्र के अंत तक पहुंचने के बाद पुनर्नवीकरण यानी री एडवांसमेंट, री रेजेनरेशन, पुनर्नवीनीकरण किए जाने वाले जहाज मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के लिए कोई खतरा पैदा ना करे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने हांगकांग कन्वेंशन अर्थात इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रिसाइकलिंग को अपना लिया है, और इसका उद्देश्य ओवरऑल ये कहा जाए कि जो जहाज पहले इस्तेमाल होते थे उनका अगर रिसाइकलिंग करना हो तो ऐसा ना हो कि रिसाइकलिंग करने के दौरान पर्यावरण को उसका नुकसान हो, तो पर्यावरण को क्षति ना हो, कम से कम क्षति हो, ऐसी कोशिश में हांगकांग कन्वेंशन की जिक्र आती है। जब कभी भी हांगकांग कन्वेंशन पूछा जाए तो इसका सीधा मतलब है रिसाइकलिंग ऑफ जो बड़े बड़े जहाजें होती हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो भारत ने इसका सिग्नेटरीज है। और दूसरी बात है कि लैंड पोर्ट मॉडल में जो प्राधिकरण होता है वो बंदरगाह शासित प्रदेशों के पास नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से शासित बंदरगाह जो है प्राधिकरण एक निकाय के रूप में और लैंड पोर्ट के रूप में काम करता है, जबकि निजी बंदरगाह या निजी कंपनियां बंदरगाह संचालन मुख्य रूप से कार्गो हैंडलिंग गतिविधियों का संचालन करती है। यह बंदरगाह का स्वामित्व बंदरगाह प्राधिकरण के पास ही होता है, जबकि बुनियादी ढांचा निजी फर्मों को पट्टे पर दे दिया जाता है, जो कार्गो को संभालने के लिए अपनी खुद की अधिसंरचना प्रदान करते हैं और खुद के उपकरण स्थापित करते हैं। इसके बदले में अगर देखा जाए तो लैंड पोर्ट मॉडल को निजी संस्था से राजस्व का एक हिस्सा मिलता है। निजी संस्था को इससे क्या फायदा होने वाला? निजी संस्था को एक राजस्व का कुछ हिस्सा मिल जाएगा, क्योंकि उसका मेंटेनिंग करना, जो एक तरह से बुनियादी ढांचा विकसित करना इत्यादि, तो सब निजी फर्म ही करती है। मालवाहक टर्मिनलों और ड्रेजिंग के लिए बोलियों जैसे सभी सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं और संचालन का कार्य करने के लिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी की भूमिका अहम होती है। भारत ने, जैसा कि आपको बताया, कि हांगकांग कन्वेंशन जो कि शिप रिसाइकलिंग से जुड़ा हुआ है, भारत में जहाज पुनर्चक्रण उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने 2009 में जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन को अपनाया था। हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देता है, और यह सुनिश्चित करता है कि परिचालन जीवन चक्र के अंत तक पहुंचने के बाद जब इसका पुनर्चक्रण होता है, फिर से रिसाइकलिंग होता है, नवीनीकरण होता है, तो जहाज मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के लिए कोई भी खतरा पैदा ना करे। अगर लीनियर प्रश्न में अगर पूछा जाए तो सीधा सीधा हांगकांग कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है? दैट्स सफिशिएंट फॉर यू फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेदर बैक कछुआ के बारे में। लेदर बैक कछुआ समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी प्रजाति है, जो पृथ्वी पर सभी महासागरों में पाए जाते हैं। क्या पृथ्वी के सभी महासागरों, जितने भी महासागर है, सभी में लेदर बैक कछुए मिलते हैं? भारत में उड़ीसा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं।
तीसरा ऑप्शन है भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसको सूचीबद्ध किया गया है, जिसके अनुसार इसको सर्वोच्च कानूनी संरक्षण मिलता है। तो लेदरबैक कछुए के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सुनिए कि लेदरबैक कछुआ जो होता है आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर को छोड़ दिया जाए तो विश्व के जितने भी महासागर है उसमें पाया जाता है, सातों के सातों। ठीक है, उसमें से 2 महासागर आर्कटिक और अंटार्कटिक को छोड़ दिया जाए। ये पृथ्वी पर समुद्री कछुओं की जो 7 प्रजाति है उसमें सबसे बड़ी प्रजाति है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन और बंदरगाह को विकास करने के लिए इसका विकास करने के उद्देश्य पर विचार किया जा रहा है। हिंद महासागर के भीतर केवल इंडोनेशिया और श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही ये नेस्टिंग करते हैं, ना कि महाराष्ट्र में और ना ही गुजरात में, ना एनीवेयर। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो एक्ट है अनुसूची 1 में उसको लिस्टेड किया गया है ताकि इसको मतलब गंभीर रूप से संरक्षण प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट है बॉटम ट्रोलिंग। बॉटम ट्रोलिंग एक प्रकार का मत्स्य प्रणाली है। इससे संबंधित प्रश्न है कि बॉटम ट्रोलिंग मत्स्यन की एक विधि है, मतलब मछली मारने की एक विधि है जिसमें मत्स्यन को पकड़ने के लिए समुद्र तल पर भारी जालों को खींचा जाता है। दूसरा है कि बॉटम ट्रोलिंग पर्यावरण के बहुत ही फेवरेबल है, अनुकूल माना जाता है और समुद्री जैव विविधता को इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। बॉटम ट्रोलिंग के बारे में आप लिसन कीजिए कि बॉटम ट्रोलिंग मत्स्यन की एक विधि है, इससे पर्यावरण और समुद्री वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत में कमर्शियल फिशिंग की अधिकांश विधि बॉटम ट्रोलिंग के माध्यम से की जाती है। आपको बताया गया 2 ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि बॉटम ट्रोलिंग सबसे पहली बात तो समुद्री वातावरण, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है और ये पर्यावरण के साथ साथ समुद्री जीव जंतुओं को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। दूसरी बात, भारत में कमर्शियल फिशिंग इस विधि से नहीं की जाती है, इस पर कठोर पाबंदी लगाई जाती है। लेकिन बॉटम ट्रोलिंग मत्स्यन की एक विधि है जिसमें भारी भारी जालों का इस्तेमाल किया जाता है और ये समुद्र के तल से मछली के साथ साथ बहुत भारी मात्रा में समुद्री जल जीवों, जंतुओं और भी बहुत से पारिस्थितिक तंत्र, शैवाल और यहाँ तक कि जो कोरल होते हैं उनको भी भारी नुकसान पहुंचाता है। लेट्स सी अबाउट इट। बॉटम ट्रोलिंग एक औद्योगिक मत्स्यन विधि है, मतलब कॉमर्शलाइज स्तर पर किया जाता है, जिसमें मत्स्यन को पकड़ने हेतु समुद्र के तल पर भारी जालों को खींचा जाता है। बॉटम ट्रोलिंग का उपयोग मत्स्यन में किया जाता है जो अधा स्तर पर रहते हैं, जो मछली, जो कीड़ा, जो सोल, जो फ्लाउंडर, भारी भारी जाल। भारत ने श्रीलंकाई समुद्र तट के पास समुद्र मछुआरों द्वारा की जाने वाली बॉटम ट्रोलिंग पर पाबंदी लगा दी है। रोकने के कई उपाय बताए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में अभी पाक खाड़ी में बॉटम ट्रोलिंग को समाप्त करने की पहल की गई है, जो बहुत ही बेहतरीन पहल है। इससे भारत की नीति पर्यावरण के प्रति मतलब सचेत है, ये दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड का उपयोग अक्सर कच्चे तेल की कीमतों के लिए बेंचमार्क के रूप में किया जाता है और यह उत्तरी सागर के किन हिस्सों में पाया जाता है? ये ब्रेंट क्रूड उत्तरी सागर के किन हिस्सों में पाया जाता है? फिनलैंड और स्वीडन, यूके और नॉर्वे, आयरलैंड में ब्रिटिश द्वीप समूह में, या फ्रांस के निकट बिस्के की खाड़ी में। तो आपको पता होगा कि ब्रेंट क्रूड का उपयोग कच्चे तेल की कीमतों को बेंचमार्क के रूप में किया जाता है। तो ये यूके और नॉर्वे के जो स्रोत है वहां से निकलता है और इसको स्वीट या हल्का कच्चा तेल भी कहते हैं। ब्रेंट ब्लेंड 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कच्चे तेल में से एक का नाम है। कच्चे तेल की कीमतों के लिए बेंचमार्क के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ब्रेंट ब्लेंड उत्तरी सागर से प्राप्त होता है और इसे हल्का स्वीट कच्चा तेल माना जाता है। ब्रेंट ब्लेंड है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के आधे से अधिक कारोबार किया जाता है। 50% से भी ज्यादा इसका योगदान है ब्रेंट क्रूड ऑयल में। ब्रेंट क्रूड ऑयल का मिश्रण को यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे के बीच उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश ड्रॉट। फ्लैश ड्रॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लैश ड्रॉट वह है जो बहुत तेजी से घटित होते हैं, जिससे मिट्टी की नमी तेजी से घटती है। दूसरा है कि भारत में 70% से अधिक फ्लैश ड्रॉट गर्मियों के मौसम में ही घटित होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि वायुमंडलीय विसंगतियों और मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण फ्लैश ड्रॉट में बहुत ही प्रचंड वृद्धि हुई है। तो जी हाँ, बिल्कुल
तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि मानव की जो विसंगतियां हैं, वायुमंडल विसंगतियां हैं, ग्रीन हाउस गैस का लगातार उत्सर्जन के कारण फ्लैश ड्रॉट में बहुत भारी मात्रा में मतलब इसकी भूमिका होती है और फ्लैश ड्रॉट बहुत तेजी से घटित होता है और जिससे मिट्टी की नमी उड़ जाती है, तेजी से खो जाता है, घट जाता है। हालांकि भारत में फ्लैश ड्रॉट की तेजी से घटती हुई देखी है कि इसमें मिट्टी का नमी तेजी से घट रहा है। सूखे की स्थिति विकसित होने में कई महीने लग जाते हैं, लेकिन यह 1 हफ्ते या 2 सप्ताह के भीतर ही घटित हो जाता है। यह ऐसा ड्रॉट है। ड्रॉट माने सूखा। फ्लैश ड्रॉट स्पेशल टाइप ऑफ सूखा, एक विशेष प्रकार का सूखा है जो 2 से 3 सप्ताह के अंदर पूरे तेजी से मिट्टी की नमी को निचोड़ लेता है। वायुमंडल विसंगतियां, मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सहित कई कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक व्यापक रूप से माना जाता है कि गर्मी के महीनों के दौरान फ्लैश ड्रॉट घटित होगा, जैसा कि पश्चिम देशों में हुआ है। ये ज्यादातर हीट वेव और बहुत ही उच्च तापमान से प्रेरित थे, लेकिन भारत में इस तरह के चरम मौसम की 82% घटनाएं मानसून की अवधि के दौरान घटित हो रही है, जो एक चिंता का विषय है। 100% लगभग नॉर्थ वेस्ट जो इलाका है उसमें फ्लैश ड्रॉट देखा जा रहा है। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, हाल ही में भारत में प्रचलित पछुआ पवनों के प्रभाव और मध्य भारत पर कई मौसमी प्रणालियों की उपस्थिति के कारण तापमान में बहुत ही वृद्धि हो रही है। पछुआ पवनों के प्रभाव से क्या तापमान में वृद्धि होगी, जिससे शीत लहरों को भारत के उत्तरी भागों में पहुंचने से रुकावट हो रही है। दूसरा है कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ क्षेत्रों में तापमान में और अधिक वृद्धि होगी। क्या पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, दिल्ली है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, इसमें तापमान में वृद्धि देखी जा रही है क्या? तो ये बिल्कुल ही बकवास है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में वृद्धि नहीं बल्कि तापमान में गिरावट आती है। सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। लेट्स सी अबाउट इट। जनवरी और फरवरी की शुरुआत के दौरान लगातार ठंड की स्थिति का अनुभव करने के बाद उत्तर भारत के मैदानों क्षेत्र में तापमान में अचानक तेजी से परिवर्तन होने लगा है। 2020 की सर्दी के विपरीत अगर देखा जाए तो इस मौसम के दौरान ठंड की अवधि नहीं रही। निम्न अक्षांशों में कम और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का आगमन हो रहा था। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जनवरी 2021 में पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया और पश्चिमी विक्षोभ के न आने से इसका नेगेटिव इफेक्ट रबी के फसलों में पड़ गया। तापमान में अचानक वृद्धि, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर और ठंड के दिनों की स्थिति में तापमान बढ़ने लगा, जो विचित्र स्थिति है। दिल्ली, देहरादून, मैदानी इलाकों में कई स्थानों में साल के इन दिनों में तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। 11 फरवरी को नई दिल्ली में 30 डिग्री सेल्सियस, देखिए फरवरी में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, जो सामान्य से 7.5 डिग्री के आसपास ज्यादा है। मध्य भारत के ऊपर प्रचलित तेज हवाओं और कई मौसम प्रणालियों की उपस्थिति शीत लहरों को भारत के उत्तरी भागों में पहुंचने से रोक रहा है, इसलिए तापमान में वृद्धि देखी जा रही है और 5 से 7 डिग्री का विचलन हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अत्यधिक उत्तर भारत को प्रभावित करते हैं। आपको पता होगा पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरियन सी से हवा लेके, नमी लेके उत्तरी पश्चिमी इलाके में ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के कुछ इलाकों में जनवरी नवंबर से दिसंबर के महीने में हल्की बूंदाबांदी, जिससे रबी फसल को बहुत ही फायदेमंद होता है और इससे जनरली जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा 2 से 3 डिग्री मामूली गिरावट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलाश रेंज के संबंध में कि कैलाश रेंज काराकोरम रेंज और पेगोंगतोसो झील को अलग करता है। क्या कैलाश रेंज काराकोरम रेंज और पेगोंगतोसो झील को अलग करता है? कैलाश रेंज 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान संघर्ष का यही क्षेत्र था, जहां जेरांगला और गुरुंज रेंज प्रमुख केंद्र थे। जेरांगला और गुरुंज प्रमुख केंद्र थे। लद्दाख रेंज जास्कर रेंज के दक्षिण में स्थित है। तो केवल और केवल इसमें दूसरा कथन सही था
क्योंकि कैलाश रेंज 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान संघर्ष का क्षेत्र था। यह जेरांगला और गुरुरुंज रेंज प्रमुख केंद्र थे। कैलाश रेंज क्या है? काराकोरम रेंज पैंगसो के उत्तरी छोर पर समाप्त हो जाती है। कैलाश रेंज दक्षिणी बैंक से शुरू होती है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर इसके प्रमुख बिंदु पर विचार किया जाए तो चुशुल बाउल भी इसी रेंज पर स्थित है, जो महत्वपूर्ण संचार केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहरा और उससे जुड़ी हुई संबंधित प्रश्न। कोहरा हवा में छोटी छोटी निलंबित बूंदें होती है। दूसरा, उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब बेल्ट पर कोहरे के विकास को रोक देता है। अभी मैंने पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बताया कि क्या फिर से पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ा प्रश्न है कि उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब बेल्ट पर कोहरे के विकास को रोकता है। दिन के दौरान शांत हवाओं के साथ स्वच्छ आकाश की स्थिति कोहरे को लंबे समय तक बने रहने में मदद करती है। दिन के समय अगर शांत हवा है, आकाश साफ सुथरा है, तो कोहरा लंबे समय तक बने रहेगा। थिंक अबाउट इट। कोहरा छोटा छोटा निलंबित बूंद जरूर है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली, पंजाब बेल्ट में कोहरे के विकास पे रुकावट नहीं बल्कि कोहरे के विकास में सहायक होता है। सो सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। कोहरा हवा में निलंबित छोटी छोटी बूंदें होती है। शाम के काल, रात्रि के काल, प्रातः के काल समय कोहरा समान रूप से विकसित होता है, जैसा कि आप बचपन से अभी तक देखते आ रहे होंगे, जो दृश्यता को प्रभावित करता है। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरे की स्थिति बहुत ही बेहतरीन बनती है और कई दिनों तक, कभी कभी तो हफ्तों तक रह जाता है। फरवरी के 2 से 6 के दौरान, 2 फरवरी से 6 फरवरी के देखा जाए तो दिल्ली, पंजाब बेल्ट पर कोहरा विकसित हो रहा था। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण इसकी हल्की वर्षा भी हुई थी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अपने साथ तो नमी लेके आता है और उसमें कोहरा की उपस्थिति और भी बारिश को एक तरह से मदद हो जाता है। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, एक बेहतरीन पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति प्रति चक्रवात का निर्माण होता है और मैदानी इलाकों के उत्तर में स्थित हो गया। प्रति चक्रवात स्थिति के कारण प्रति चक्रवात कभी भी बारिश कराने की या हल्की हल्की बूंदाबांदी को रोक देता है। इसने प्रमुख रूप से नमी में वृद्धि की, जिसके परिणाम स्वरूप कोहरे का निर्माण हुआ, अर्थात पश्चिमी विक्षोभ ने कोहरे के निर्माण में मदद कर दिया। दिन के दौरान शांत हवाओं के साथ साथ आकाश का साफ होना कोहरे को लंबे समय तक बने रहने में मदद करता है, क्योंकि हवाएं जो होती है वो कोहरे को हटा देती है, दौड़ा के उसको भगा देती है। फरवरी के बाद पूरे मध्य भारत में लगातार गर्त की प्रचंडता और 9 से 10 दिन के आसपास तेज हवाओं का सक्रिय बने रहना, लगातार नमी बनी रही। जल की बूंदों ने इन दिनों कोहरे के विकास और इसकी संगतता में बहुत ही मदद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सूखा से संबंध है। सूखा यानी ड्राउट। सूखा समय की एक विस्तारित अवधि होती है, जो आमतौर पर मौसम की एक अवधि में प्राकृतिक रूप से वर्षा की मात्रा में कमी का परिणाम है। वर्षा की मात्रा में कमी का परिणाम को सूखा के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसका कोई वैधानिक डेफिनेशन नहीं है। सूखा अक्सर उच्च हवाओं, उच्च तापमान और उच्च सापेक्ष आर्द्रता के कारण बढ़ जाता है, या फिर उच्च हवा, उच्च तापमान और उच्च सापेक्षिक आर्द्रता के कारण जनरली एक दूसरे से रिलेटेड है। कृषि सूखा तब होता है जब उपलब्ध मिट्टी में नमी जो है वो स्वास्थ्य फसल के लिए पर्याप्त नहीं है और अत्यधिक फसल तनाव के कारण बन जाती है। देखिए, सूखा के बारे में अगर ध्यान से आपने सुना होगा कि सूखा अक्सर उच्च हवाओं, उच्च दबाव, उच्च तापमान के कारण जरूर होता है, लेकिन उच्च सापेक्ष आर्द्रता के कारण नहीं, बल्कि निम्न सापेक्ष आर्द्रता के कारण होता है। और कृषि सूखा तब होता है कि जब कोई मिट्टी हो जिसमें नमी इतनी कम हो जाए कि कोई भी फसल के उगाने के लिए जो पर्याप्त क्वालिटी होनी चाहिए, जो पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए, वो नहीं रहता है और इससे फसल तनाव उत्पन्न हो जाता है और एक विस्तारित अवधि होती है ये, जैसा कि आईएमडी कहता है। आईएमडी, ठीक है, उसका कहना है कि सूखा लंबे समय तक वर्षा की मात्रा में प्राकृतिक कमी का एक परिणाम है। सूखा अक्सर अन्य जलवायु कारकों जैसे उच्च हवाओं, उच्च तापमान, ध्यान रहे निम्न सापेक्ष आर्द्रता से जुड़ा होता है। ये कारक सूखे की घटना को गंभीरता को बढ़ा देते हैं, मतलब और भी खतरनाक बना देते हैं।
लंबे समय तक सूखा रह सकता है। इसके कारण सूखा प्रबंधन 2016 के अनुसार सूखे को 2 सांकेतिक कारकों पर विचार करते हुए घोषित किया गया है। एक तो वर्षा की विचलन की सीमा कितनी ज्यादा है, कितनी कमी हुई है वर्षा में विचलन। दूसरा है कि परिणामी शुष्क अवधि कितना दिन रहा। IMD यदि क्षेत्र या तो व्यक्तिगत रूप से या तो एक साथ या देश के कुल क्षेत्रों का लगभग 20 से 40% क्षेत्र मध्यम और गंभीर सूखे से प्रभावित होता है तो उसे सूखा वर्ष घोषित कर दिया जाता है। 20 से 40% क्षेत्र मध्यम और गंभीर सूखे से अगर प्रभावित हो गया तो दैट ईयर विल बी ड्राउट ईयर, उस साल सूखे वर्ष घोषित किए जाएंगे। और सूखे के प्रकार जो है, जैसे मौसम संबंधी सूखा हो सकता है, जल विज्ञान संबंधित सूखा हो सकता है, कृषि सूखा हो सकता है, सामाजिक आर्थिक सूखा हो सकता है। कृषि सूखा तब होता है जब उपलब्ध मिट्टी की नमी स्वस्थ फसल को विकसित करने के लिए अपर्याप्त होती है और अत्यधिक फसल तनाव का कारण बनती है। Thanks a lot for watching this video. Once again, share and subscribe. Thank you.